हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओजिन मैथ्स क्लासेस। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना अपना 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरम। और ये 12th साइंस के लिए रहेगा। तो 10 थियरम में से 3 तो गारंटी है कि आएगा ही आएगा, आता ही है हर साल। और तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर इतने थियरम कर लिया तो 15 मार्क्स तो आपका पक्का हो जाएगा। फर्स्ट थियरम है y इक्वल टू एफ ऑफ यू। इसका मतलब होता है कि y इज ए फंक्शन ऑफ u। ठीक है। और क्या गिवन है, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इक्वल टू g ऑफ x का मतलब हो गया कि u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो और गिवन क्या है, u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। और इसी को डेरिवेटिव का लैंग्वेज में ऐसा लिखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो प्रूफ कैसे लिखना है देख लो। बहुत इजी प्रूफ है, इतना इजी है कि आप एक ही दिन में 10 थियरम आप प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो आप पहले कर लो कि यहाँ पे बुक में दिया है, वैसे तो जरूरत नहीं है। वी अज्यूम दैट वी अज्यूम दैट u is not a constant function. U is not a constant function क्योंकि डिनोमिनेटर में u आ रहा है। तो u नॉट कांस्टेंट फंक्शन बताया है कि अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, इसके लिए बताया है। और यहाँ से स्टार्ट करो। लेट डेल्टा u एंड डेल्टा y बी द स्मॉल बी द इंक्रीमेंट इन be the increments in डेल्टा यू को यू में ले लो एंड डेल्टा वाई को वाई में ले लो। करेस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट करेस्पॉन्डिंग टू इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इन एक्स। ठीक है। तो लेट डेल्टा यू एंड डेल्टा वाई बी द इंक्रीमेंट इन यू एंड वाई करेस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इन एक्स। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है तो डेल्टा यू भी टेंड करेगा जीरो को। ठीक है। तो चलिए हम एक कंसिडर कर लेते हैं। वी हैव डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसको दो पार्ट में कर लिया। यहाँ पे डेल्टा यू से डिवाइड कर दो, डेल्टा यू से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा बहुत सारा बना सकते हैं। ठीक है। डेल्टा एक्स को और लास्ट में रखो, बीच में डेल्टा यू डाल सकते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में डेल्टा डब्ल्यू डाल सकते हो, बहुत सारा ऐसा कर सकते हो। चेन रूल, ये इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है। और इसमें लिमिट ले लो, टेकिंग लिमिट एज टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है। दोनों साइड में लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू और इनटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। ठीक है। अब लिमिट को सेपरेट कर दो, दोनों को अलग अलग लिमिट लगा दो। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। अब जो डिनोमिनेटर में है ना उसको टेंड्स टू जीरो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो डेल्टा यू है और यहाँ पे डेल्टा एक्स है। ठीक है। तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको आप चेंज कर दो। लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू जीरो और डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू इंटू लिमिट लिमिट शॉर्ट में लिखना है LIM, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो
और डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। रीजन क्या दोगे, एज डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा यू टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो अगर डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है जीरो को तो डेल्टा यू भी टेंड करेगा जीरो को। अब देखो क्या है ना कि ये गिवन है एज वाई इज अ डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ना कि लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा u इक्वल टू dy बाई du हो गया। ठीक है, सिमिलरली एंड u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब हो गया कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स हो गया। मतलब ये वाला पूरा रिप्लेस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी यू से, और दूसरा वाला लिमिट का जो है पार्ट है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स से। तो अपना लिमिट हो जाएगा ना, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसका ही वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में दिया है तो वो भी एग्जिस्ट करना ही चाहिए। सो देयरफॉर सिंस द लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट, सिंस लिमिट ऑन RHS भी लिखा तो चलेगा, लिमिट ऑन RHS exist, therefore limit on LHS also exist, limit on LHS also exist and equal to किसके इक्वल हो जाएगा, ये लिमिट का वैल्यू dy बाई dx के इक्वल हो जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि अगर dy बाई dx लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x हो गया। ठीक है, तो अगर y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है और u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, तो ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ठीक है, और जब भी ये थियरम देगा ना तो उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम देगा, 4 मार्क्स के लिए देगा, तो 3 मार्क्स ये थियरम का दे देता है और हेंस बोलेगा कि डिफरेंशिएट y इक्वल टू मान लो ऐसा दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, या फिर ऐसा दे दिया y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x। ठीक है, तो ये आपको इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा आना चाहिए, तो अगर ऐसा दे दिया तो आप कर सकते हो आराम से। वैसे तो इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 लेना है, तो डायरेक्ट इसमें u अज्यूम करना है, मान लो कि लेट y इक्वल टू रूट u ले लो, और u क्या है, u है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग निकालो। हमें देखो ये चाहिए ना, डी वाई बाई डी एक्स को 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, डी वाई बाई डी यू और इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो ये दोनों सेपरेटली निकाल लो। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू यू कर दो, पहले डी वाई बाई डी यू करो, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट यू का, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं हम लोग, तो रूट यू का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट यू। ठीक है, वैसा ही इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और फिर इसमें पुट कर दो डी वाई बाई डी यू कितना है 1/2 रूट यू है, और डी यू बाई डी एक्स कितना है 2x है, तो 2 आप कैंसिल कर सकते हो, ऊपर नीचे है तो
और u का वैल्यू जो अज्यूम किया था वो पुट कर दो, √x² + 5। तो रूट रूट में u है तो रूट में ले लो x² + 5, और ऊपर इंटू एक्स आ जाएगा, तो आप x×1 ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा x² + 5 x/√। वैसा ही आप दूसरा एग्जाम्पल भी कर सकते हो, छोटे छोटे ऐसे एग्जाम्पल दे देगा, एक एकदम सिंपल वाला ऐसा साइन ऑफ log x दे देगा। तो इसमें आप क्या करना कि लेट कर लेना, साइन u कर लेना, और u क्या है, log x है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू u कर लो, क्योंकि यहाँ फंक्शन साइन इज ए फंक्शन ऑफ u है, तो विथ रेस्पेक्ट टू u कर लो। तो ये हो जाएगा साइन x का cos x होता है, तो साइन u का cos u हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, log x का 1/x हो जाएगा। तो अपने पास जो रिजल्ट है उसमें अगर पुट करोगे du एंड इंटू du/dx, तो dy/dx का वैल्यू है cos u और du/dx का वैल्यू है 1/x। तो ये पुट कर दो, cos u मतलब क्या, u क्या है, log ऑफ x है, तो cos ऑफ log x अपॉन x हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्या डायरेक्ट हमने किया, जैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं वैसा किया तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं, वैसा भी करोगे तो मार्क्स मिलेगा, लेकिन एकदम करेक्ट मेथड ये है कि थियरम के साथ में दे रहा है ना, तो आपको थियरम को यूज करना है कि थियरम कैसे यूज करना है। तो अगर टॉप केसेस में नहीं हो, टॉप केसेस में अगर आप नहीं हो, मतलब यू आर नॉट वेरी क्लोज टू 80/80, तो फिर आप डायरेक्ट भी करेगा तो चल जाएगा। डायरेक्ट मतलब ऐसा आप समझो ये हो गया, ये मान लो कि y = साइन ऑफ log x है, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है, मान लो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिख दिया आपने, और dy/dx डायरेक्ट ले लिया, तो साइन का कॉस हो जाता है, तो कॉस ऑफ log x हो जाएगा, और dy/dx ऑफ log x। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कॉस ऑफ log x और इंटू लॉग का 1/x। तो अगर आप टॉप केसेस में नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो छोटे छोटे थियरम तो साल भर में कुछ किया ही होगा, तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो वो मार्क्स जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट थियरम है y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और सच दैट ये जो डेनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और x = f इनवर्स y एग्जिस्ट, देन x = f इनवर्स y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y। तो x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y का मतलब हो गया dx/dy, ठीक है, और dx/dy का वैल्यू हो जाएगा 1/dy/dx, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, कैसे प्रूव करोगे, तो लेट, ये सेकेंड प्रॉब्लम है, सेकेंड थियरम है, लेट डेल्टा y बी द इंक्रीमेंट इन y corresponding to the increment delta x corresponding to increment delta x in x। बस ये स्टार्ट कर दिया आपने, और फिर क्या कर लो, यहाँ पे लिख दो एज डेल्टा x टेंड टू 0, एज डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y भी टेंड करेगा 0 को, ठीक है। तो अब आप कंसिडर कर लो, मान लो ऐसा कुछ ले सकते हो, तो डेल्टा y/डेल्टा x और इसका उल्टा डेल्टा x/डेल्टा y, ऐसा कंसिडर कर लो 1, ठीक है, ऐसा मतलब 1 ही आएगा ना, डेल्टा y/डेल्टा y कट जाएगा और डेल्टा x/डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट ले लो, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x टेंड टू 0, दोनों साइड में लिमिट ले लो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x इंटू डेल्टा x/डेल्टा y इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 और
लिमिट ऑफ कांस्टेंट में कांस्टेंट हो जाता है। किसी कांस्टेंट का अगर लिमिट निकालोगे ना तो जीरो नहीं होता है। ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो हो जाता है तो लिमिट भी उसका जीरो हो जाएगा, नहीं। किसी कांस्टेंट का लिमिट निकालोगे तो कांस्टेंट ही आता है, तो वन का वन ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिमिट को सेपरेट ले लो, ठीक है, दोनों को अलग अलग लिमिट ले लो। तो डेल्टा एक्स टेन टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, ठीक है, और ये वन हो जाएगा। लेकिन देखो जो टेंड कर रहा है जीरो ना, वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी वो डिफरेंशिएशन बनेगा। तो यहाँ तो बराबर है कि डेल्टा एक्स टेन टू जीरो है और डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेल्टा वाई है और यहाँ पे डेल्टा एक्स है। तो ये जो हमने देखा था कि एज डेल्टा एक्स टेन टू जीरो है तो डेल्टा वाई भी टेंड करेगा जीरो को, तो आप इसको चेंज कर दो, ठीक है, ये रीजन दे के आप चेंज कर दो। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर दो और इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो करो और सॉरी यहाँ पे डेल्टा वाई कर दो और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई कर दो इक्वल टू वन कर दो। ये वाला पार्ट है ना, हमें dx बाई डी वाई इक्वल टू बनाना है, हमें dx बाई डी वाई चाहिए। तो dx बाई डी वाई वाला इधर रखो और डेल्टा dx बाई डेल्टा एक्स वाई वाला इधर रखो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा लिमिट एज डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वन के नीचे चला जाएगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और अपने को क्या गिवन है, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो एज y इज ए डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूं, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि लिमिट एज डेल्टा वाई डेल्टा एक्स टेन टू जीरो, लिमिट एज डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई इक्वल टू वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में है तो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो भी लगा देना। तो देखो राइट साइड में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसके लेफ्ट साइड में भी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सिंस लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट, देयरफॉर लिमिट ऑन LHS also exist एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा। तो देयरफॉर ये आ जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में है तो नॉट इक्वल टू जीरो लिख देना, ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। वैसे तो 4 मार्क्स में पूछेगा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम डाल देगा। अगर प्रॉब्लम भी डालता है तो इसमें छोटा सा थियरम, जो छोटा सा ये डाल देगा कि हेंस प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कोई भी इनवर्स दे देगा, साइन इनवर्स दे देगा या कॉट इनवर्स, टैन इनवर्स, कोई भी एक दे देगा इनवर्स, और उसका आंसर निकालना रहेगा ये थ्योरम यूज करके। तो हम इसमें क्या करेंगे ना कि लेट कर लो, लेट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, और फिर अगर ये कर रहा है तो कॉट इनवर्स को राइट साइड ले लो, तो कॉट वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करो ना विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा, कॉट का नहीं तो एक्स को इधर रखो, एक्स इक्वल टू हो जाएगा
कॉट वाई हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू और डी बाई डी वाई ऑफ कॉट वाई। कॉट वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब इसको ना कॉट में कन्वर्ट कर लो। तो कॉट में कैसे कन्वर्ट करोगे, अपने पास में एक आइडेंटिटी होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक को चेंज कर दो कॉट में, तो कोसेक स्क्वायर की जगह पे आप ये डाल दो -1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉट वाई क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने को ये निकालने के बाद में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा बस। तो आपको ऐसा इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है तो पहले डी एक्स बाई डी वाई निकाल लो और फिर डी वाई बाई डी एक्स में ये 1 अपॉन करके डिफाइन कर दो। ठीक है, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आंसर आ जाएगा। थर्ड थियरम है, ये थर्ड है कि डी वाई बाई ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, मतलब x इज ए फंक्शन ऑफ t है, y इज ए फंक्शन ऑफ t है। अगर x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है और y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये भी इजी ही है। अगर इसको करना है तो लेट, ये भी सिमिलर है, एकदम एक जैसे ही सब है। एक किया ना तो पूरा आपको आइडिया आ जाता है कि करना क्या है। तो लेट डेल्टा एक्स and delta y be the increment, delta x and delta y be the increments in डेल्टा x अपना x में रहेगा एंड y रेस्पेक्टिवली, दो लिया है तो करे रेस्पेक्टिवली का स्पेलिंग रेस्पेक्टिवली, मतलब डेल्टा एक्स इन एक्स और डेल्टा वाई इन वाई, करेस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट डेल्टा टी इन टी। ठीक है, आपने ये कर दिया। इसके बाद आप कुछ करना नहीं है, एकदम आसान है। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा अगर डेल्टा टी टेंड कर रहा है तो डेल्टा एक्स भी टेंड करेगा 0 को और डेल्टा वाई भी टेंड्स करेगा 0 को। आप टेकिंग द लिमिट क्या लोगे, टेकिंग द लिमिट एज डेल्टा टी ले लो। उससे पहले आप कंसीडर कर लो ये ऐसा फॉर्मेट में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को आप ऐसा ले लो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी बाई डेल्टा टी और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ले लो। और लिमिट आप यहाँ पे लगाओगे, लिमिट डेल्टा एक्स मत डाल देना यहाँ पे, क्योंकि ये आरएचएस को एग्जिस्ट करवाना है अपने को। आरएचएस को एग्जिस्ट करवाना है तो आरएचएस वाला ले लो। तो टेकिंग लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ले लो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब लिमिट सेपरेटली ले लो। और यहां पर भी देखो एज डेल्टा टी टेंड कर रहा है 0 को, तो हम डेल्टा टी की जगह पे डेल्टा एक्स भी डाल सकते हैं, डेल्टा वाई भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पे चेंज कर लो, लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड टू 0 कर लो और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर लिया। और यहाँ पे भी लिमिट सेपरेट लिख दो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0
डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी अपॉन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो एज क्या दिया आपने को ना कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, x और y डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है। थोड़ा कलर चेंज करता हूं, तो एज x एंड y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में डिटेल में लिखना है, x एंड y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है। तो इसका मतलब हो गया ना कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा टी भी आपका dx बाई dt हो जाएगा, और लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा टी आपका हो जाएगा dy बाई dt हो जाएगा। तो हम RHS में रिप्लेस कर देंगे, तो लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये आपने चेंज किया ना, तो एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x टेंड टू 0 कर देना, ब्रैकेट में कर देना। तो यहाँ पे कॉपी कर लो, तो लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt हो जाएगा। अब राइट साइड तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो LHS को भी एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, ये तो इक्वलिटी का रूल है। तो सिंस लिमिट ऑन RHS right hand side exist, therefore limit on left hand side also exist and equal to ये किसके इक्वल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेल्टा, सॉरी डेल्टा तो अभी चला गया, डेरिवेटिव आ गया, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो इसमें भी आपको छोटा सा प्रॉब्लम डाल देगा, जैसे मान लो कि ऐसा दे देगा x इक्वल टू 80 स्क्वायर है और y इक्वल टू 280 है, और इसमें बोलेगा कि फाइंड dy हेंस फाइंड dy बाई डी एक्स। तो मान लो यहाँ पे x फंक्शन ऑफ t है और y भी फंक्शन ऑफ t है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt हो जाएगा, a कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है ना, वैसे t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, और यहाँ पे भी इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू t, तो 2a कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, वैसे ही t का 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे डिफाइन कर दो dy बाई डी एक्स को, ऐसा डिफाइन करो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। अब इसमें पुट कर दो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, 2a है, और dx बाई डी टी का वैल्यू इसको देखोगे तो 2at हो जाएगा, 2at हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो, 2a तो है सब में ऐसा, तो 1 बाई टी आंसर हो जाएगा। तो छोटा सा कोई प्रॉब्लम दे देगा, टी में दे देगा या थीटा में दे देगा, अगर दोनों x और y को थीटा में दिया है ना, तो आप क्या करना, थीटा में dx बाई डी थीटा निकालना, dy बाई डी थीटा निकालना, और यहाँ पे डिफाइन कर देना dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, और पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना। तो इतना तो कर सकते हो आप लोग। तो 3 हो गया, और ये चौथा, ये फोर्थ है, तो 3 और डिफरेंशिएशन का 3 में से एक तो आता ही आता है, फिक्स है, तो 3 अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेना है, और 4 प्रॉपर्टी, लास्ट के 4 प्रॉपर्टी जो है उसमें से आपको एक तो पूछ लेगा ही पूछ लेगा 4 मार्क्स के लिए। मान लो ऐसा दे दिया आपको, इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, आपको हम RHS ले लेंगे, तो लेट इन RHS, ठीक है, RHS को लेके LHS प्रूफ करो, इन RHS पुट, इसके जो ब्रैकेट में दिया है ना a प्लस बी माइनस एक्स, इसको ले लो आप t ले लो, ठीक है, इसको आप t ले लो, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, a का डेरिवेटिव 0, b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और x का dx हो जाए, x का 1 हो जाएगा, और इसका dt हो जाएगा, ठीक है, dt बाई dx होगा। तो
अब यहाँ पे ऐसा डिफ्रेंसिएशन ही करते हैं, एक्स का डीएक्स कर देना, टी का डी टी कर देना। एक्चुअली होता तो ये है कि 0 + 0 - 1 और इक्वल टू डी टी होगा, डी टी बाई डी एक्स होगा, तो डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऐसा आ जाएगा। चलो वैसे कर देता हूँ, -1 और ये डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो अब डी एक्स को इधर ले लो, तो डी एक्स को इधर लोगे तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। और जब लिमिट, और जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, मतलब कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो ये जो लिमिट है, लिमिट लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, तो ये भी चेंज होगा। तो ये भी इसका लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। व्हेन एक्स इक्वल टू ए, जब एक्स ए है, मतलब यहाँ पे जब एक्स को ए डालोगे तो ए तो कट जाएगा, टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी आएगा। ठीक है, तो जब एक्स ए था तो अब टी बी हो जाएगा। और जब एक्स बी लोगे, अपर लिमिट लोगे, तो यहाँ पे एक्स का जगह पे बी डाल दो, तो बी बी कट जाएगा और टी का वैल्यू ए आएगा, तो टी का वैल्यू ए आ जाएगा। तो क्या चेंजेस आएगा देखो, तो अपना आर एच एस हो जाएगा, आर एच एस इक्वल टू बी टू ए हो जाएगा, बी टू ए, और ये एफ ऑफ टी हो गया क्योंकि इसको हमने टी माना था, और माइनस इंटू माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस है तो ये लिमिट का वैल्यू चेंज कर सकते हो, तो प्लस अगर होगा लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, तो ऐसा एफ ऑफ टी। ठीक है, ये भी रिजल्ट है। ठीक है, ऐसा। और फिर इसका आप ये बना लेना, और इसका आप एक्स में भी कर सकते हो। तो एज डेफिनेट इंटीग्रेशन is independent of independent, definite integration is independent of variable, independent of वेरिएबल। ठीक है, जो भी वेरिएबल है आप चेंज कर सकते हो पूरा, तो पूरे को आप ले सकते। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो चेंज, मतलब यहाँ सॉरी ये क्या था, ये डी टी था। तो माइनस गायब कैसे होगा, ये उल्टा करोगे ना तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर, तो एक माइनस ये और ये अंदर का माइनस, तो उल्टा किया तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है, तो जब भी आप लिमिट का वैल्यू इंटरचेंज करोगे तो बाहर एक माइनस साइन आता है, तो बाहर का एक माइनस साइन, ऑलरेडी एक माइनस साइन था, वो प्लस हो गया। ठीक है, और एफ टी डी टी है ना, तो इसको आप एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो और एफ यू डी यू लिख सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया, और इक्वल टू एल एच एस हो गया। ठीक है ना, बस कितना सिंपल थियरम है, 4 लाइन है, 1 2 3 4, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन है, बस इसके जैसा ही है। सारे सारे रिजल्ट ऐसा ही है। दूसरा देखो, अब मान लो यहाँ पे है, फिर से आर एच एस उठाओ, इन आर एच एस ले लो, आर एच एस में जो अंदर है ना उसको टी ले लो, पुट पुट ए माइनस एक्स इक्वल टू टी ले लो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, -1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। और ये चेंज हो रहा है तो लिमिट का वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा। तो नीचे क्या है, 0 टू ए है ना, वेन एक्स इक्वल टू 0, जब इसमें एक्स का वैल्यू जो पुट कर रहे हो उसमें 0 डालोगे तो टी क्या आएगा, ए आएगा, तो टी आ जाएगा ए। और जब आप x का वैल्यू a पुट करोगे, x की जगह पे a डाल दोगे, तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो t आ जाएगा 0। तो अपना आर एच एस क्या हो जाएगा, आर एच एस बदल जाएगा, पहले 0 था तो a आएगा, तो a लेना है, और a था तो अभी t की जगह पे 0 लेना है, और ये f ऑफ t हो गया, और इंटू माइनस डी टी हो जाएगा। आगे लिमिट का वैल्यू इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करोगे तो बाहर माइनस आएगा, बाहर का माइनस और अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 टू ए हो जाएगा, और एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। और डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल को चेंज कर दो, तो ये आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन is independent of variable,
ठीक है, तो वेरिएबल चेंज किया और ये भी चेंज किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर तो क्योंकि नंबर में आना है, आंसर एक नंबर आता है इसका, तो नंबर से इसके लिए वेरिएबल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या हो गया, एलएचएस के इक्वल आ गया, तो हेंस प्रूफ डाल देना, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो अगला थ्योरम। मान लो 0 to 2a है, इसको दो पार्ट में करना है। 0 to 2a एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लेना ना, ऐसा दिया रहेगा, ऐसा लिख देना, कॉपी करना, इसको लिखना I1 और प्लस I2। तो अभी लेना इन I2 में अतरंग जो डिफरेंट कुछ दिया है ना, तो उसी को ले लो। अब 2a माइनस एक्स है, पुट कर दो, पुट 2a माइनस एक्स इक्वल टू p ले लो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये तो कांस्टेंट है 0, ये 1 और dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप ले लो, dx हो जाएगा माइनस dt। लिमिट भी चेंज होगा, लिमिट का वैल्यू चेंज होगा। 0 to a है ना, 0 to a है, तो डालो इसमें when x इक्वल टू, जब x आप 0 डालोगे तो t क्या हो जाएगा, नया वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डाल दो x की जगह पे, तो ये 2a हो जाएगा। ठीक, और जब x का वैल्यू ऊपर क्या है a, तो x का वैल्यू a डालोगे तो 2a माइनस a, एक a बच जाएगा। ठीक है, अब I2 का इक्वल क्या हो जाएगा, अब I2 हो जाएगा एफ ऑफ t, और dx क्या है, माइनस dt है। ठीक है, और लिमिट का वैल्यू 0 से a था, तो अब 2a से a हो जाएगा, 2a से a हो जाएगा। अगेन माइनस है, तो इंटरचेंज करोगे लिमिट का वैल्यू, तो माइनस, एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a टू a हो जाएगा, a टू 2a हो जाएगा, a टू 2a और एफ ऑफ t और dt हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो ना, ओरिजिनल में पुट कर दो। अच्छा, इसका ये भी चेंज कर लो, तो a टू a एफ एक्स में कर लो, t में है तो एफ एक्स में कर लो, एफ एक्स डी एक्स ले लो। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, इसको ऐसा लेना, i इक्वल टू I1 प्लस I2, तो देयरफॉर थोड़ा लिखने में आसानी रहेगा बाद में, तो i इक्वल टू ये हो जाएगा 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऑलरेडी गिवन है ये I1, और I2 आपने क्या बना दिया, a से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो 0 से a है और फिर a से 2a है, और इसका दोनों का अंदर का सब कुछ सेम है, तो आप एक कॉमन लिमिट ले सकते हो। 0 to a 2a हो जाएगा, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या है, LHS है, ये क्या है, LHS। तो यहाँ पे RHS ही लिखो, RHS मतलब I1 प्लस I2 का वैल्यू, I1 ऑलरेडी यही था, और I2 का वैल्यू ये हमने प्रूव किया कि ये I2 का वैल्यू ये हो गया a टू 2a, तो 0 to a, और तो आप 0 to a को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, तो 0 to a और a टू अगर ऐसा कुछ दिया है तो उसको क्लब कर सकते हो। 0 to a टू 2a है, और अंदर का दोनों सेम है, तो आप सिंगल ले सकते हो, स्टार्टिंग और एंड वाला ले सकते हो। 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स LHS हो जाएगा, और हेंस प्रूव्ड हो गया, बस कुछ करना नहीं। देखो, तो ये आप रिजल्ट याद रख सकते हो। ये कौन सा थ्योरम था, इसके पहले वाला कौन सा था, ये 4 और ये 5 था, 5th हो गया, और ये 6th हो गया। 10 बताऊंगा, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 में से ये 7 हो गया। ठीक है, अगेन आप क्या करो, इसमें RHS ले लो। ठीक है, तो इसमें भी आप वही कर लो, इसमें भी आप RHS ले लो। तो इसमें आप क्या करो ना, 2 टाइम्स करना है ना। ठीक है, LHS को ही ले लो। LHS को क्या करो, माइनस a से a है, एफ ऑफ एक्स है और dx है, इसको दो पार्ट में कर दो। ठीक है, तो 0 इसके बीच में देखो, माइनस a, माइनस कोई चीज इधर लिखा है, माइनस a है और इधर a है, तो बीच में 0 आएगा ही आएगा, तो दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। ठीक है, माइनस a से 0 ले लो, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स ले लो, और प्लस 0 से a ले लो,
और एफ ऑफ एक्स डी एक्स ले लो। अब जीरो से ए वाला अपने पास देखो ऐसा ये उधर चाहिए, तो इसको इसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। इसको आप ले लो I1 और प्लस I2, I1 को चेंज कर दो, ठीक है। तो इन I1 क्या है, पुट कर दो, आप पुट कर दो x इक्वल टू माइनस टी ले लो, ठीक है। तो dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt, और लिमिट भी चेंज होगा व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट, x इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है इसमें I1 में माइनस ए है। तो जब x माइनस ए होगा तो t कितना हो गया, तो माइनस माइनस प्लस प्लस ए हो जाएगा। और जब आपका x इक्वल टू जीरो लोगे, जब ऊपर वाला जीरो लोगे तो क्या हो जाएगा, तो x का जगह पे जीरो डालोगे तो माइनस टी इक्वल टू जीरो, तो t जीरो हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए से जीरो था तो नया वेरिएबल में a टू जीरो आ गया, a टू जीरो आ गया, एफ ऑफ माइनस टी और इनटू माइनस डी टी आ गया, ठीक। अब वही माइनस से ये इंटरचेंज कर दो, पहले तो लिमिट का वैल्यू इंटरचेंज कर दो, जीरो टू ए करोगे तो बाहर एक माइनस आ जाएगा, बाहर का माइनस और अंदर का माइनस मिलके ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा, तो माइनस गया, अब बस अंदर वाला रह गया। अब आपको क्या करना है ना, इवन ऑड का यूज लगा देना है। तो अगर देखो इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, पहले इवन वाला दिया है तो इवन ले लो। अगर इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का मतलब हो गया ना कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, एल एच एस ले लिया, एल एच एस, हाँ, तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एच एस क्या है, I1 प्लस I2 है ना, I1 कितना हो गया देखो ये। तो अगर इवन फंक्शन आपने माना है और आपको इसको चाहिए तो इसमें ले लो, एक्स में कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वेरिएबल चेंज करने से, तो इसको एक्स में ले लो, ठीक है। तो एफ ऑफ अगर इवन फंक्शन है, मान लो अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या ले लोगे, एफ ऑफ एक्स ले लोगे, तो ले लो जीरो टू ए और एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस आई टू का वैल्यू एज इट इज कॉपी कर लो, तो जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब सेम चीज है दो जगह पे प्लस में, तो टू टाइम्स हो जाएगा, तो जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि ये वाला केस आपने मान लिया। अब केस टू में, अब केस टू या ऐसे ही लिख दो कि अगर इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है कि, तो ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि माइनस एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से तो बाहर माइनस आ जाता है, और जिसमें बाहर माइनस नहीं आता है ना वो इवन फंक्शन रहता है। तो कोई भी फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, अगर बाहर माइनस आया तो ऑड फंक्शन, अगर माइनस आ ही नहीं रहा है तो इवन फंक्शन। तो अगर ऑड मान लिया तब एल एच एस क्या हो जाएगा, एल एच एस हो जाएगा जीरो टू ए। I1 में क्या है, I1 में ये, अच्छा इसकी जगह पे आप क्या करो ना, I1 एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे आप क्या लोगे, माइनस एफ ऑफ एक्स ले लो, तो माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और I2 को एज इट इज कॉपी कर लो, I2 जैसा है वैसा ही कॉपी कर लो, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया, और लिमिट सेम होना चाहिए, जीरो टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और बस हेंस प्रूव्ड हो गया। मतलब अगर फंक्शन आपका इवन फंक्शन है तो टू टाइम्स बन जाता है, जीरो टू ए माइनस ए टू ए है ना, टू टाइम्स जीरो टू ए बन जाएगा। और फंक्शन आपका ऑड है तो डायरेक्ट इसका आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी एक छोटा सा इसके ऊपर एक रिजल्ट डाल देगा, तो वो वाला आपको आना चाहिए करने के लिए, तो आप देख लेना। थोड़ा सा इतना हिंट भी मिल गया तो आपको फिर थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो इजी रहेगा, इजी, इट विल बी इजी टू रिमेंबर इफ यू अंडरस्टूड, then it will be easy to remember this problem, these theorems.
तो कितना थ्योरम हो गया अभी? 7 हो गया ना। अभी 8th वाला, 8वां। ऐसे तो इसका थ्योरम दे दे, नहीं तो इसके ऊपर प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। लेट, अब ये जो इंटीग्रेशन भी है ना, इसको उठाओ, v dx इक्वल टू डब्लू ले लो। तो इसका मतलब हो गया कि v का वैल्यू हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कंसीडर कर लो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू डब्ल्यू। यू इंटू भी रूल लगा दो। यू भी रूल क्या होता है? एक को बाहर रखो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, फिर अंदर वाले को बाहर रखो और पहले वाले को अंदर ले लो। ठीक है, तो ये यू भी रूल हो गया। और बाई डेफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय डेफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का डेफिनीशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जब इसमें इंटीग्रेशन लगाओगे दोनों साइड में, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ऐसा ये कैंसिल हो जाएगा। तो यू डब्ल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन लगाने से, और राइट साइड में इंटीग्रेशन लगा दो, और ये क्या है? यू, और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या है? वी है। ये यहाँ से रिप्लेस कर दो और इसको ऐसे रहने दो, डब्ल्यू और डी यू बाई डी एक्स। तो राइट साइड में इंटीग्रेशन लगा दो, यू बी और प्लस डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, और इंटीग्रेशन लगा है तो एक डी एक्स आएगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे क्या हुआ ना कि जब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओगे तो इंटीग्रेशन और डी बाई डी एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा। जैसे यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन है और डेरिवेटिव लगाओगे, जब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव लगाओगे तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो भी बच जाएगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव लग जाएगा। मतलब दोनों साइड डेरिवेटिव लगाओगे तो भी अगर इंटीग्रेशन ऑलरेडी है तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएगा, या फिर डेरिवेटिव है उसमें दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओगे तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। समझा रहेगा? अलग अलग कर दो इसको। तो यू डी यू भी डी यू भी डी एक्स हो गया, और प्लस इसको भी इंटीग्रेशन अलग अलग ले लो, तो डी यू बाई डी एक्स ले लो, और डब्लू डब्लू डी एक्स। डब्लू क्या है? डब्लू क्या लिया था हम लोग ने? इंटीग्रेशन ऑफ वी ले लो, तो यू बी डी एक्स और प्लस डी यू बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और एक और डी एक्स। अब आप क्या करो ना, और इधर डब्लू की जगह पे भी आप इंटीग्रेशन ऑफ वी ले लो। डब्लू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ वी है। 2-3 बार जब लिख के प्रैक्टिस करोगे ना बैठ जाएगा। यहाँ मैं खाली आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या स्टेप लिया है, तो उसका मीनिंग क्या है, ऐसा क्यों कर सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या करो, ये हमें चाहिए तो इसको फिक्स रखो, और बाकी जो टर्म्स है ना उसको अदर साइड भेज दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू बी डी एक्स हो जाएगा। अब ये u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और ये साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और डी एक्स, ऐसा हेंस प्रूव्ड। बस ऐसा ऐसा दे देगा। तो 3 मार्क्स के लिए ये भी आते रहता है, और 1-2 साल छोड़ के ये आते रहता है, ये भी है। तो जैसे जो स्टार्टिंग के डिफरेंशिएशन के 3 थियरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का फेवरेट है, उसमें से एक थियरम पूछेगा और एक छोटा सा प्रॉब्लम दे देगा उसी के ऊपर। तो आपको आना चाहिए, उतना तो बेसिक तो आना चाहिए। नहीं भी आता है तो थियरम्स का मार्क्स मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को थियरम ही नहीं आता, प्रॉब्लम कर लेते लेकिन थियरम नहीं कर पाते। तो थियरम को रट लो, 4 वो रट लो, और इंटीग्रेशन थोड़ा सा आता रहेगा अगर बेसिक, तो इंटीग्रेशन को भी 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करके याद ही कर, ये उसको भी तैयार कर लो। एक ही जैसा पैटर्न है, देखो आपको दिखाता हूँ। ये जो ब्रैकेट में है इसको टी ले लेना है, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करना है। दूसरा वाला भी ब्रैकेट में जो है उसको टी ले लो, दो एक जैसा ही एकदम, एक करोगे एक फ्री मिल जाएगा आपको। फिर इसमें क्या करो, ऐसा 0 to a और प्लस 2 टर्म है ना इसमें, i1 प्लस i2 ले लो, और i1 थोड़ा डिफरेंट लग रहा है उसको ले लो टी, उसको i2 उसको उठाओ और उसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दो। सब्स्टिट्यूशन जो प्रीवियस में जैसा किया वैसा ही कर देना है, बस करते जाओ। अगर मान लो ऐसा देखो,
जीरो टू ए के बीच में ए आएगा। तो ऐसा कंटिन्यू आ रहा है कोई चीज और अंदर का मटेरियल सेम है, तो आप फर्स्ट और लास्ट ले सकते हो, कॉमन बना सकते हो, ये आ गया। तो तीन तो एकदम सिंपल है। और चौथे में क्या था, इवन ऑड था। इवन ऑड है तो इसमें एलएचएस उठाओ, इसमें आरएचएस मत उठाओ, एलएचएस ले लो। माइनस ए टू ए को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, माइनस ए से जीरो और जीरो से ए कर दो। तो माइनस ए से जीरो और प्लस जीरो से जीरो टू ए कर दो, आई वन प्लस आई टू कर दो। अब ये तो ऐसा दिख रहा है कि ये आंसर में है, तो इसको डिस्टर्ब मत करो। और ये वाला आंसर में नहीं है तो इसी को उठा लो। तो इन आई वन पुट कर दो। अब एक्स को माइनस टी ले लो, ठीक है। तो एक्स को माइनस टी लोगे तो डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा और लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये इसकी जगह पे ये आ गया। तो एल एच एस का वैल्यू हो गया आई वन प्लस आई टू। अच्छा, इवन ऑड की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया अपने पास में। अब एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा अगर फंक्शन इवन है तो सेम हो जाएगा, तो टू टाइम्स हो जाएगा। और फंक्शन अगर ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ऑड जब माइनस लोगे तो माइनस प्लस कैंसिल, जीरो हो जाएगा। माइनस और प्लस जीरो करोगे सेम चीज का तो जीरो हो जाएगा। तो ये भी एकदम आसान है। और u इंटू भी, तो ये भी कर सकते हो आप आराम से, ऐसा नहीं है। दो तीन बार प्रैक्टिस, थोड़ा तो चाहिए प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है। ये आपका फिक्स हो जाएगा। और सबसे देखो ये 8 हो गया, ये 9। हाँ, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो थियरम है और दो थियरम में से अल्टरनेट करके पूछते रहता है। एक थियरम फिक्स है, ये बोर्ड का फेवरेट है ये भी। तो वो जो थियरम है ना, देखो वो थियरम जुलाई 24 में आया था। जो सेकेंड वो थियरम है, दो थियरम है। एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स represents a pair of straight line if h square minus ab greater than or equal to 0। तो आपका जुलाई 24 में आया था, मार्च 25 में आया। तो अभी इतना लगातार इतना एक ही थियरम नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अगर इतना वो लोग भी चेंज करेगा थोड़ा सा, तो अब दूसरा थियरम बन जाता ही है। तो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका ये साल आपका 26 वाले बच्चों का ये थियरम रहेगा, ठीक है। तो जो टॉपर है वो दोनों थियरम कर लेना। मैंने वो थियरम ये साल, अब मैंने ये जो ये ज़्यादा क्वेश्चन लिया है मार्च 26 के देखते हुए लिया है कि क्या एक्सपेक्टेड आ सकता है क्वेश्चन, वही लिया है। तो ये वाला थ्योरम, और इसका प्रूफ भी एकदम इजी है, हर बच्चे को आना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है दो बार लिखोगे हो जाएगा। तो कैसे स्टार्ट करना है देखो प्रूफ। तो लेट कर लो, लेट m1 एंड m2 बी द, m1 m2 क्या रहता है, बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन, स्लोप्स ऑफ द लाइन्स represented by this equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला माइनस 2h बाई बी होता है और प्रोडक्ट का m1 m2 का a बाई बी होता है। ठीक है, इसको रट लेना है आपको, बाय हर्ट कर लेना है। अब हमको चाहिए क्या, देखो m1 माइनस m2 निकालो। m1 माइनस m2 का स्क्वायर निकालोगे थोड़ा सा अलजेब्रा का हेल्प से, तो इसको हम लिख सकते हैं m1 m2 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास प्लस है और मल्टीप्लीकेशन वाला है, तो माइनस निकालना है तो उसको एक्सप्रेस कर दो सम में। सम में एक्सप्रेस करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक्स्ट्रा को आप माइनस कर दो। अब ये दोनों का वैल्यू है अपने पास में, सम का वैल्यू माइनस 2h बाई बी का स्क्वायर और माइनस 4, और m1 m2 क्या है, a बाई बी है। ठीक, अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। अब इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। इधर से इधर तो कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं है। अब स्क्वायर नीचे है ना, इसमें भी बी बाई बी कर दो, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 4h स्क्वायर माइनस 4ab आ जाएगा ऊपर, कॉमन एलसीएम ले लोगे तो ऐसा। और इसको क्या करो आप, 4 कॉमन ले लो, तो h स्क्वायर माइनस ab बाई बी स्क्वायर आ गया।
तो ये अपना m1 माइनस m2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ले लो, प्लस माइनस का झंझट नहीं रहेगा। m1 माइनस m2 का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस इसलिए नहीं आएगा कि मॉड ले लिया है मैंने, एच स्क्वायर माइनस ए बी, और बी स्क्वायर का बी बन जाएगा। अब यहाँ पे थीटा डिफाइन करो, थीटा इज acute angle, if theta is a acute angle between the lines having slopes, between the lines having slopes m1 m2, having slopes m1 and m2, then ये वाला फॉर्मूला किया ही होगा, अपना 11 में किया ही होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये वाला फॉर्मूला किया होगा, बस इसमें डाल दो। तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 का वैल्यू डायरेक्ट ले लेना है ये, ठीक है, 2 टाइम्स रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और उसके नीचे 1 प्लस m1 m2 का वैल्यू a बाई बी ले लो, ठीक, ये ले लिया आपने। फिर क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम लेगा तो 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी आएगा, और बी बन जाए बी प्लस ए बाई बी आएगा, तो एक बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 टाइम्स रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी बचेगा, और यही प्रूफ करना है अपने को। कभी कभी इसके साथ में क्या करेगा ना, कंडीशन पूछ लेगा, तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन, तो मान लो कि कंडीशन, थोड़ा और कलर चेंज करता हूं, मान लो ऐसा पूछ दिया कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन रहता है a प्लस बी 0, ठीक है, याद रखो, डायरेक्ट उसका डेरिवेशन नहीं करना है। कंडीशन फॉर पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन हो या पैरेलल लाइन हो, उसके लिए कंडीशन होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, यहाँ पे लिया है मैंने, बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा होगा क्लियर। तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन होता है a प्लस बी इक्वल टू 0, और कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन के लिए होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो लाइन से इंटरसेक्ट करेगा, लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और कभी कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछ लेता है, दो लाइन मिलेगा जो भी होमोजीनियस ये जो वाला इक्वेशन रहता है ना, तो इससे फैक्टराइज होकर दो इक्वेशन बनता है, दो लाइन मिलेगा, दोनों लाइन का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो डायरेक्ट वो भी याद रखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक साल आया था, उसके बाद कभी आया नहीं, तो वो भी याद रखेगा तो अच्छा है। तो एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, और एच जी माइनस ए एफ माइनस बी जी और एच जी माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये भी याद रखो, नहीं अभी याद रखो, थ्योरम याद रखो, थ्योरम कैसे प्रूव करना है यहां तक याद रखो, और दो कंडीशन याद रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन, कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट एंड पैरेलल लाइन, बस इतना याद रखो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर नहीं भी याद हो रहा है तो छोड़ दो, इतना टेंशन मत लो, ये एक साल बहुत पहले आया था, उसके बाद कभी आया नहीं एग्जाम में, तो ये इतना डिफिकल्ट पूछता नहीं है, अपना बोर्ड वाला बहुत अच्छा है, इजी क्वेश्चन पूछता है, इजी थ्योरम पूछता है, इजी जितने हैं ना, इजी है, सॉल्व एग्जाम्पल है, यही करके जाओ, ये देखोगे तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ज़्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है, डिफिकल्ट आता है जुलाई वालों के लिए, तो जो फेल होगा उसको और डिफिकल्ट मिलेगा एग्जाम में, तो ये याद रखो। ये कौन सा थ्योरम था, 9 था ना, अब अपना 10वां, ये टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैंने 10वें नंबर पे लिया है। 10वें और भी थ्योरम्स है मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन 10 जो है ना, 10 तो कर ही लो, 10 कर लो, 10 में से 3 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैं गारंटी तो नहीं दूंगा,
क्योंकि अब पेपर सेट करने वाले के मन में क्या है। लेकिन डिफरेंशिएशन का 3 में से एक फिक्स है, और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट का 4 में से एक फिक्स है, और एक तो ए भी फिक्स है। तो 2 और एक 3, 3 तो गारंटीड है कि आएगा ही आएगा, और चौथा ये लोग का थोड़ा कम चांस है, लेकिन आ सकता है। ये भी आते रहता है बहुत, ये भी बोर्ड का फेवरेट ही है। ठीक है, चलो इसका देखते हैं। तो कोसाइन रूल है, कोसाइन रूल में 3 होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी, ऐसा ले लो। या फिर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, ऐसा होता है। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला है, 3 में से कोई एक पूछेगा, ज्यादातर तो यही पूछता है, इसी का प्रूफ टेक्स्ट बुक में दिया है और यही पूछता है। ठीक है, तो इसी को प्रूफ देख लेते हैं इसका, और इसका समझ जाओगे तो इसका भी अगर चेंज भी करता है तो तुम लोग बना लोगे। अब जिसका पूछ रहा है ना उसको ओरिजिन पे ले लो। एक आपको रफ डायग्राम बनाने आना चाहिए, अगर रफ स्केच नहीं बना पाया तो फिर आप समझेगा नहीं इसको। ठीक है, ये अपना है एक्स एक्सिस और ये है अपना वाई एक्सिस। ठीक है, अब जिसका वैल्यू निकालना है ना, ए स्क्वायर निकालना है, तो इसको यहाँ पे ओरिजिन पे ए ले लो। ठीक है, और मान लो एक ट्रायंगल बना लो ऐसा। ठीक है, इसको ले लो, ए ले लिया, अब ये इसको लाइन से बी ले लो, इसके ऊपर सी ले लो। ठीक है, तो ये आपका एंगल ए है। ठीक है, अब ए के सामने थोड़ा सा ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री वाला किया रहेगा। ए के सामने स्मॉल ए आता है, सी के सामने स्मॉल सी आता है, और बी के सामने स्मॉल सी बी आता है। ठीक है, अब अपने को बी का कोऑर्डिनेट, ए का तो ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट सबको पता ही रहता है। बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो थोड़ा सा आप लिख दो विथ यूजुअल नोटेशन, विथ यूजुअल नोटेशन क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू सी ले लो। लेंथ ऑफ ए बी क्या है? सी है। लेंथ ऑफ बी सी क्या है? लेंथ ऑफ बी सी आपका ए है। और लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ए सी क्या है? बी है। ठीक है, और प्लेसिंग ट्राइंगल ए बी सी सच दैट, थोड़ा सा लिखा नहीं लिखा तो भी भूल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेसिंग ट्राइंगल ए बी सी सच दैट, ऐसा इसको प्लेस करना है ना कि प्लेसिंग ट्राइंगल सच दैट ए एट ओरिजिन, ए एट ओरिजिन एंड ए बी along x axis, ए बी along x axis and c is above x axis and c is above x axis। अब थोड़ा सा फिजिक्स का नॉलेज होगा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो। मान लो एक यहाँ परपेंडिकुलर गिरा दो, परपेंडिकुलर गिरा दोगे तो थोड़ा सा हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन और वर्टिकल प्रोजेक्शन अगर आता है तो कुछ निकालने, ट्रिग्नोमेट्री भी लगाने का जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना, वर्टिकल प्रोजेक्शन, मान लो ये बी है और ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल ए है, माइंड में रखो इसको। तो ये आपका एंगल ए है और ये आपका जो ये है ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बी है। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा हो जाएगा। बी साइन थीटा की जगह पे ए आएगा, एंगल ए आएगा, और इसका जो ये है ये आ जाएगा बेस। तो वर्टिकल वाला डिस्टेंस बी साइन ए आता है और ये वाला बी कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक्स एक्स का डिस्टेंस बी कॉस ए है, बी कॉस ए, और वाई कितना है? बी साइन ए है। ठीक है, तो अगर ये आप ये नहीं निकाल पा रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प कर दो, साइन थीटा निकालो। तो यहाँ क्या एंगल क्या है? ए है, तो साइन ए निकाल लेना। साइन ए क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है पता नहीं है, अपोजिट मतलब ये सी, ये जो परपेंडिकुलर गिराया है वो, मान लो ये कोई और पॉइंट ले लो, सी तो लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सी वाला, अच्छा सी लेंथ हो, ये लेंथ सी है पूरा ये वाला,
तो ये अब मान लो इसको एम मान लो, तो सी एम बाई और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी है। तो सी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी एम का वैल्यू हो जाएगा बी साइन, सी एम का वैल्यू हो जाएगा बी साइन ए हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हो, वैसे ही कॉस ए निकालो, कॉस ए का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बेस क्या है ए एम अपॉन बी हो जाएगा। तो ए एम का वैल्यू हो जाएगा बी कॉस ए हो जाएगा। तो यही इसका कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, बेस वाले का बी कॉस ए और वर्ट अपना ये वाई डिस्टेंस वाई वाला हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी साइन ए। तो अगर ये आपको थोड़ा सा फिजिक्स आता है, और फिजिक्स भी ये ट्रिग्नोमेट्री से ही निकला हुआ है, तो अगर उतना आता है तो फिर आप आराम से कर सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट बना सकते हो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो जाता है हाइपोटेन्यूज बी कॉस ए हो जाता है, वर्टिकल प्रोजेक्शन हो जाता है बी साइन ए हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें अब ए बी सी का कोऑर्डिनेट ले लो, ए से ओरिजिन पे है, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, कलर एक ही जैसा हो गया था, थोड़ा लाइट कलर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 0 हो जाएगा। और बी देखो, यहां से यहां तक ना सी है, यहां से यहां तक सी है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी कॉमा 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इसका हो जाएगा सी कॉमा 0। और इसको भी थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बी कॉस ए और बी साइन ए हो जाएगा। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर, तो ये ले लो, ये किसका डिस्टेंस है, ये है लेंथ ऑफ बी सी। लेंथ ऑफ बी सी कितना है, उल्टा ले लो, उल्टा लोगे तो लेंथ ऑफ बी सी कितना है, ए है। और डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला आता ही होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकाल लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप चालाकी कर देंगे, क्या कर देंगे कि स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा कि आपको रूट नहीं आएगा, तो ये ले लो। अब ये y2 माइनस y1 मान लो ये, तो बी कॉस ए और माइनस सी का स्क्वायर, रूट नहीं आएगा इसके ऊपर, नहीं तो स्क्वायर ले लिया है ना, नहीं तो रूट आता है ऐसा, तो स्क्वायर लेने की वजह से रूट नहीं आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला में, बस ये। और फिर बी साइन ए माइनस 0, बी साइन ए माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो, ए माइनस बी का फॉर्मूला आता ही होगा हर बच्चे को, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये लगा दो यहाँ पे। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2bc कॉस ए हो जाएगा और प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 0 है, तो 0 तो गायब हो जाएगा, 0 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कर दो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कर दो। अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, सॉरी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, दोनों में से आप क्या करो, बी स्क्वायर कॉमन ले लो। कॉमन लेगा तो कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा आपको, है ना, और माइनस 2bc कॉस ए। अब हर बच्चे को पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 होता है, तो ये बच जाएगा बी स्क्वायर। और कुछ मिस कर रहा है क्या, ये वाला नहीं लिखा लगता, सी स्क्वायर को गायब कर दिया क्या, सी स्क्वायर, और इसको बाद में लिखता हूँ माइनस वाले को, माइनस 2bc कॉस ए। तो बी स्क्वायर ए बन जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा, और सी स्क्वायर और माइनस 2bc कॉस ए। तो ये ए स्क्वायर का रिजल्ट आ गया। बस आपको कोऑर्डिनेट लिख दिया ना, कोऑर्डिनेट लिखने आ गया। मान लो कि ए स्क्वायर निकालना, एक ओरिजिन पे ले लो, बी को एक्स एक्सिस पे ले लो, सी को ऊपर ले लो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लगा दो, और ए के सामने ए आता है, स्मॉल ए आता है, बी के सामने स्मॉल बी आता है, सी के सामने स्मॉल सी आता है। वैसे अगर बी स्क्वायर वाला पूछे तो बी को ओरिजिन पे लेना, सी को यहाँ ले लेना और ए को ऊपर ले लेना। ठीक है, और उसके सामने करस्पॉन्डिंग लेंथ ले लेना, जो भी वैल्यू है एबीसी का, स्मॉल एबीसी का, वो ले लेना आप। ठीक है, ये लिखना नहीं है, ज्यादा खराब हो गया लगता है।
ठीक है, ये और ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये समझाने के लिए लिखा था। अब बस ये रट लेना, ये बी कॉस है बी साइन है, अगर नहीं समझाए तो। ये भी दिया नहीं है बुक में, ऐसा डायरेक्ट दे दिया ऐसा। तो थोड़ा सा 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। और मैंने समझा दिया कि कौन सा कैसे क्या हो रहा है, क्या चेंजेस कैसे आ रहा है। तो ये है आपके टॉप 10 थियरम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मस्ट डू, ऐसा करके ही जाना है आपको, ठीक है। इसके बाद में भी कुछ है जो भी इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा सा एक बार ए भी देख लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो मान लो कि ए से बी है, और आर डिवाइड कर रहा है ए बी इन द रेशियो एम इंटू एन। सेक्शन फॉर्मूला भी देख लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। एज आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो रेशियो तो यहाँ पे आ ही जाएगा, रेशियो m/n। तो फिर r का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, एम बी बार, उल्टा होता है, यहाँ से m उठाओ और यहाँ से b उठाओ, तो एम बी बार प्लस, और यहाँ से n उठा रहे हो तो यहाँ a उठाओ, तो n a बार। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लेना है, डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला ले लिया तो एक ही लाइन में प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ज्योमेट्री यूज करेंगे अब। तो आप क्या करना है, ऐसा लाइन सेगमेंट बनाना ए बी, और इंटरनल वाला प्रूफ कर रहे हो ना, जैसे इंटरनल वाला प्लस आएगा, तो इंटरनल वाला कर रहे हो तो बीच में आर ले लेना, नीचे ओरिजिन ले लेना, ओ से ए को मिलाना ए वेक्टर आ जाएगा, ओ से बी को मिलाना बी वेक्टर आ जाएगा, ओ से आर को मिलाना आर वेक्टर आ जाएगा। रेशियो एम और एन लेना है आपको, ठीक है, रेशियो एम और एन का लेना है आपको। थोड़ा सा डायग्राम बना दिया रफ स्केच, और ज्योमेट्री लगाएंगे। इसमें ज्योमेट्री क्या लगा देंगे, ए आर अपॉन आर बी, ए आर अपॉन आर बी हो जाएगा, एम अपॉन एन, थोड़ा सा कोलिनियरिटी दिखा देना कि ए आर बी कोलिनियर है, ठीक है, ऐसा लिख देना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एम ए बी ए आर इक्वल टू एम आर बी लिख दो। अब इससे पहले ना एक चीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेक्टर में लेने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ए आर एंड आर बी, इसका डायरेक्शन बता दे रहा है, ऐसा डायरेक्शन ऐसा, ए आर एंड आर बी हैव, आर बी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आर बी हैव सेम डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आप ज्योमेट्री से वेक्टर में जा रहे हो, ज्योमेट्री से वेक्टर में जाना है तो ये चीज लिख देना, ए आर एंड आर बी हैव सेम डायरेक्शन, तो ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ए आर बार इक्वल टू एम आर बी बार। और वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, ए आर बार है तो उल्टा लिखते हैं, इसका क्या बोलते हैं इसको यार, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। हाँ, इसको पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर बार माइनस ए बार हो जाएगा, और यहाँ पे उल्टा इसका लोगे तो बी बार माइनस आर बार हो जाएगा। तो थोड़ा शुरू में डिफाइन कर देना, यहीं पे डिफाइन कर देना कि लेट ए बार बी बार और क्या आर बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी आर रेस्पेक्टिवली। थोड़ा सा एक लाइन डिफाइन कर देना, ठीक है, कि ये भी जो आप जो यूज कर रहे हो वो बताना पड़ेगा ना उधर क्या है क्या नहीं है, भूल भी गया तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो एज आर डिवाइड द सेगमेंट इंटरनली इन द रेशियो, और ए बी बाई आर बी इक्वल टू एम बाई एन, कोलिनियर है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब जब ज्योमेट्री से आप वेक्टर में जा रहे हो तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख देना, सेम डायरेक्शन है तो हम वेक्टर में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एन एम आर बार इक्वल टू एम आर बी बार। अब यहाँ से कुछ रह नहीं गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो और वो आंसर आ जाएगा, एम बी बार माइनस एम आर बार। अब देखो कैसा आंसर चाहिए, आर वाला चाहिए, आर वाले एक साइड ले लो, एन आर बार, और इधर से प्लस एम आर बार लाओ, और बाकी को दूसरे साइड ले लो, ये तो इधर ही था,
और ये वाला माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एन ए बार हो जाएगा। अब आर बार कॉमन ले लो, आर बार कॉमन लेगा तो एम प्लस एन बचेगा। प्लस में उल्टा सीधा नहीं चलता है, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम होता है। और यहाँ से एम बी बार प्लस एन ए बार हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर बार क्या हो जाएगा, एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये नीचे आ जाएगा। तो ये भी बहुत बोर्ड का फेवरेट है, 50 to 60% मैं इसको बोलूँगा चांसेस कि ये भी आ सकता है, और आते रहता है। आप हर से 1-2 साल का, 1 साल गैप करके ये क्वेश्चन पेपर में दिख ही जाएगा ये। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये 11 नंबर पे मैंने इसको रखा है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट थियरम है और कुछ है नहीं, देख लो आप लोग, कुछ भी है नहीं इसके अंदर। थोड़ा ज्योमेट्री लगाया और ज्योमेट्री से फिर वेक्टर में आ गया और थोड़ा सा प्लस माइनस किया, आंसर आ गया। ठीक, इसका माइनस वाला भी पूछता है, लेकिन माइनस वाला पूछेगा नहीं, माइनस वाला ज़्यादा जुलाई उलाई में पूछता है। जो जुलाई में जाएगा ना, जुलाई में एकदम अतरंगी क्वेश्चन। सिलेबस तो बहुत वास्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि कोई बच्चा नहीं बोल सकता है कि मेरा 100% हुआ है। ठीक है, तो आदमी करता है तैयारी, लेकिन इतना 100% तो किसी का नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, वो पूरा हो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको पता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है फरवरी मार्च के लिए, तो उतना ही करो जो आपको फरवरी मार्च में आता ही नहीं है, वैसा चीज़ें नहीं करना है। तो ये भी आप तैयार कर लेना। अगर जुलाई में जा रहे हो तो ये जुलाई वालों के लिए, और कुछ है नहीं इसके अंदर, आप वही ज्योमेट्री लगा देना इसमें भी। एज आर डिवाइड्स ए सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो एम इज टू एन, तो आपको वही बन जाएगा, इसमें माइनस वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं, थोड़ा टेक्स्ट बुक देख लेना। अगर ये इंटरनल वाला देख लिया तो ये भी देख लेना, टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। लेकिन ये भी जुलाई वाला, अगर मार्च में अभी फरवरी में दे रहे हो तो ये वाला मत करना, जुलाई में जा रहा है तो ये कर लेना। और एक और है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो 1-2 साल पहले ये पूछा था, इसका भी 50% चांस मैं बोल सकता हूँ कि 50% चांस है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें भी क्या है, डायग्राम बेस है, बस डायग्राम बना लो, आप एक सर्कल बना लो। सर्कल अच्छा नहीं बन रहा यार। ठीक, हाँ ठीक है। अभी अब सर्कल बना लिया, इसमें ये सेंटर है और ये सेंटर मान लो। वो एकदम परफेक्ट डायग्राम नहीं बनाना है, एक बस एक बना लो, बस रफ स्केच बना लो। और एक कहीं पे पॉइंट ले लो इसके अंदर, सेमी सर्कल के अंदर कहीं पे पॉइंट ले लो। ठीक है, तो ये आपका एंड पॉइंट हो गया ए बी, और ऊपर दे दो सी, और सेंटर को ओ ले लो। और क्या लोगे, मान लो इधर वेक्टर ओ बी बार है, तो ये बी बार ले लो इसको, और ओ ए बार, इसको ए बार ले लो, और इसको भी मिला दो, ओ सी को, थोड़ा ओ सी को अच्छे से मिलाना है। हाँ, और ओ सी को ले लो सी बार ले लो, ओ बी को बी बार ले लो, ओ ए को ए बार ले लो, और ओ सी को सी बार ले लो। ठीक, इतना काम कर दिया। अब यहाँ पे लिख दो, कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड डायमीटर ए बी, इतना चीज लिख दो। कंसीडर ए सर्कल, कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड डायमीटर ए बी। ठीक है, डायमीटर ए बी। अब यहाँ पे देख लो, ये सब डिफाइन कर दो। तो लेट क्या है, ओ ए बार क्या है, ए बार है, ओ बी बार क्या है, सी बार है, और ओ सी बार क्या है, सी बार है। ठीक है, ए बार बी बार, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो रहा है क्या, बी बार और सी बार। लेकिन मैग्नीट्यूड सबका सेम आएगा, सबका मैग्नीट्यूड रेडियस ही तो है। अगर मैग्नीट्यूड देखोगे, ओ ए बार का मैग्नीट्यूड या ओ बी बार का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है लेंथ, साइज। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो सारे का मैग्नीट्यूड रेडियस के इक्वल ही है, सारे का मैग्नीट्यूड क्या है, रेडियस है। और रेडियस तो है, लेकिन यहाँ पे ए बार और बी बार, ए बार और बी बार वेक्टर जो है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया कि ए बार को आप माइनस बी बार ले सकते हो,
या बी को माइनस ए बार ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ कंसीडर कर लो, दो जो लिए हो, ये हमको ये दिखाना है कि ये 90 है। ठीक है, तो अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है, किसी का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन ए बी, एंगल बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बिटवीन एंगल बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो एंगल बिटवीन दो वेक्टर का क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हम दो वेक्टर क्या क्या लेंगे, ए सी लेंगे और बी सी लेंगे। कंसीडर ए सी इंटू ए सी डॉट बी सी ले लो। ठीक है, ए सी डॉट बी सी ले लो। अब ए सी मतलब क्या, ए सी को कैसे डिफाइन करते हो, इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दो, सी बार माइनस ए बार। और बी सी को कैसे डिफाइन करोगे, सी बार माइनस बी बार। ठीक है, सी माइनस ए है तो या तो बी को ए में कर लो, नहीं तो ए को बी में कर लो, दोनों को एक ही में कर लो, सी को रहने दो। तो या तो ए को बी में, हमारे पास ये चीजें है, तो या तो ए को बी में पूरा बी में कर लो, या तो बी को पूरा ए में कर लो। चलो बी को ए में कर लेते हैं, तो सी माइनस ए, नहीं तो हम इसको ही कर लेते हैं ना, ए को माइनस बी लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी और पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सी माइनस बी, अब हर बच्चे को पता है अलजेब्रा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, लेकिन वेक्टर में लिखोगे तो मॉड आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और बी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब बी स्क्वायर लिखते हैं तो मॉड आ जाता है, मॉडुलस आ जाता है वेक्टर में। तो सी डॉट सी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर हो जाता है, तो सी स्क्वायर। और ये मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इसका भी आर है और इसका भी मैग्नीट्यूड आर है, तो ये जीरो हो जाएगा, आर माइनस आर। तो अगर डॉट प्रोडक्ट ए सी डॉट बी सी जीरो आ रहा है, मतलब ए सी और बी सी के बीच में कितना एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा ए सी और बी सी के बीच में, 90 बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए सी बी, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री। और बाद में ये रिपीट कर दो, हेंस एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, हेंस एंगल subtended on semicircle is a right angle। ठीक है, एंगल सबटेंडेड ऑन सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल। तो ये इसका नंबर कौन सा है, इसका नंबर है शायद, ठीक है, 11 12 13, तो 13 पे आ जाएगा ये। फिर अभी बहुत सारे हैं, तो ये भी कर सकते हो, बहुत सालों से आया नहीं है, आजकल ट्रेंड में नहीं है, लेकिन ये तो ट्रेंड में नहीं है तो 50% मैं बोलूंगा इसको, लेकिन ये भी कर लेना, 3-4 लाइन का ही थियरम है, बहुत इजी थियरम है, ये कर लेना। और फिर उसके बाद में उसके जैसा ही ये भी है, वो कर लिया तो ये भी समझ में आएगा। तो ये भी ट्रेंड में नहीं है आजकल, ट्रेंड में जब रहता है तो हर साल ये आता है, लेकिन अभी ट्रेंड में बहुत कम है, लेकिन आ सकता है, 50% चांस है, ऐसा नहीं है कि इसका चांस बहुत कम नहीं है, इसका चांस 50% है। तो इसको प्रिपेयर कर लेना। फिर अगर यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें पता रहना चाहिए। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यू बार, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू यू बार। तो कोई भी यूनिट वेक्टर है ना, ऐसा कैप आता है, ऊपर उसका वेक्टर आएगा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड आता है। तो थोड़ा सा किया होगा, नहीं तो थोड़ा सा कर लेना, बेसिक तो थोड़ा आना चाहिए यार। कोई वेक्टर दे दिया, उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ना, कि जो ये यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर में आई जे के का कोएफिशिएंट ही डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो अगर जब भी कोई वेक्टर दिया है और डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो ये बन जाएगा ए कैप इक्वल टू ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब इसमें जो कोएफिशिएंट है आई जे के का, आई का कोएफिशिएंट 2/3, जे का कोएफिशिएंट 2/3 और के का कोएफिशिएंट -1/3, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। ठीक है,
तो जब भी आपको कोई वेक्टर दिया है, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, तो यूनिट वेक्टर निकाल लो और यूनिट वेक्टर का जो आई जे के का कोएफिशिएंट होगा वही आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है जो यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दो वेक्टर ए बार एंड बी बार। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर टू टू वेक्टर ए बार एंड बी बार। तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए क्रॉस बी और नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो ये भी याद रखो, ठीक है, प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। और इसी में पूछ देगा यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, कुछ मैग्नीट्यूड दे देगा एंड परपेंडिकुलर टू ए बार बी बार। मान लो मैग्नीट्यूड दे दिया के, तो यहाँ के से मल्टीप्लाई कर देना बस। तो ये बेसिक कंसेप्ट भी आना चाहिए। फिर इसका भी चांस 80 to 90% मैं बोलूंगा, 80 to 90% इसका चांस है ये वाला थियरम से। नॉन कोलिनियर वाला 2 बार लगातार पूछ चुका है। अब नॉन कोप्लेनर वाला जो थियरम है ना, इसका भी चांस 80 to 90% है। तो अभी टाइम थोड़ा लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और ये भी आप टेक्स्ट बुक से कर लेना। फिर ये वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 80 to 90% है, ठीक है। ये दो मत करना, टेक्स्ट बुक में इसका दिया नहीं है प्रूफ, खाली इसका प्रूफ दिया है, तो ये वाला कर लेना और ये दोनों आप छोड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें से कुछ सिलेक्टेड है, बहुत कम चांस है, 50% चांस है, ये 3 का बस, 1 2 3, ये 3 नहीं करना है लास्ट वाला। ये 3 वाला रिजल्ट का अगर पूछ सकता है आपसे तो एकदम इजी है, जिसने इंटीग्रेशन किया है ना वो कर लेगा। फिर ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा पूछा है लेकिन कम चांसेस है इसका, 30 to 40% चांस है ऐसे क्वेश्चन का, कि अगर ये दिया है मान लो तो प्रूव दैट साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2। तो इसको ट्रिग्नोमेट्री से कैसे प्रूव करना है। और एक बार पूछा था कि यूजिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में भी ये प्रूफ है। तो यूजिंग अगर डेरिवेटिव वाला पूछ रहा है ना तो उसमें देगा प्रूव दैट साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 यूजिंग डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लगाना है, और कुछ नहीं दिया तो मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री लगा के प्रूव करना है। छोटे छोटे रिजल्ट्स तो आने चाहिए। फिर ये है मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो ये प्रूव करके बताओ। ये भी 2-3-4 लाइन का प्रूफ है बस। फिर ये हो गया, और ये भी आया नहीं है लेकिन इसका चांस मुझे लग रहा है यार, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई। तो ये ऐसा प्रीवियस ईयर में तो आया नहीं है, लेकिन इसका भी चांस मैं बोल सकता हूँ कि 50 to 100% है, एबव 50% चांस है। तो इसका भी प्रूफ आपको आना चाहिए, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का वैल्यू पाई, ठीक है। अब बस इतना ही थियरम है, और छोटे छोटे रिजल्ट्स तो बहुत सारे हैं, अभी और भी रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो इतना वास्ट है ना फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का सिलेबस कि आप पूरा कभी होगा ही नहीं। पूरा आप करने जाओगे तो आपको कई साल लग जाए, 4-5 साल लग जाएगा। तो इसके लिए जो मतलब एग्जाम में आता है वही करो, ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई किया है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, पूरा टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लो। और कुछ भी नहीं किया है तो टॉप 10 थियरम मैंने जो डिस्कस किया वो कर लेना है, ठीक है। ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8, और उसके बाद में 9 और 10 पे क्या डाला था, हाँ 9 पे ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, ये इसको छोड़ना नहीं है, और बच्चे को इसको करके जाना है। फिर ये भी, हाँ ये भी कर सकता है, ये भी आते रहता है। और फिर ये 10 थियरम तो कर लो, 10 थियरम। और ये भी सेक्शन फॉर्मूला भी कर लेना, नहीं मन कर रहा है तो, नहीं मन करे या ना करे 11 वाला भी कर लेना, ठीक है। तो 11 थियरम तो जो भी है 11 तक तो कर लो, ये एकदम सिंपल सिंपल है और कुछ ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा देखो 2 लाइन का है, ज्योमेट्री लगाया फिर वेक्टर लगा दिया, बस खत्म हो गया। तो आपको 3 थियरम तो मिनिमम 3 थियरम मिल जाएगा, मिनिमम 3 मिलेगा। और 10 से 15 मार्क्स का इसमें वेटेज रहता है, 4 4 8 और 3 11। तो 11, और उसमें
और एक रिजल्ट और थोड़ा सा और छोटे छोटे कर लिया तो उसमें भी एक और मिल जाएगा। तो 3 से 4 थियरम तो रहता ही है हर पेपर में, आप देखोगे। तो ये सब जो मान लो आपको कम से कम मिनिमम मान लो 10 मार्क्स आपका थियरी मिल जाता है। और आपने मान लो कि लॉजिक कर लिया, मैट्रिसेस कर लिया, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, बस। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ये एक हफ्ते या 10 दिन मैक्सिमम, एक हफ्ते या 7-8 दिन में ये हो जाएगा। कुछ तो किया ही होगा, ऐसा कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया होगा। मतलब किया होगा लेकिन समझा नहीं होगा, थोड़ा आइडिया है उसको। तो लॉजिक आपको 2 दिन में कर सकता है, मैट्रिसेस 2-3 दिन में कर सकता है, एक दिन में ये कर सकता है, एक दिन या इसको भी 2 दिन मान लो, तो 2-2 दिन दे दो, 6 दिन ये हो गया, 6 डे ये, और मान लो 2 दिन थियरम का, 8 दिन। तो अगर बीच में कहीं भी टाइम मिलता है 8 दिन, 8 दिन मतलब पूरा दिन नहीं बैठना है, 2-2 घंटा बस, एक दिन में 2-2 घंटा बैठो। ये आपका थियरम और ये 3 चैप्टर, 3 या 4 चैप्टर है, इतना कर लिया ना तो आराम से। देखो ये कितना, लॉजिक 10 मार्क्स है, और ये 6 मार्क्स है, और ये 10 मार्क्स है। तो 25 + 35, 35 अगर करके जा रहे हो तो बहुत मान लो, और 10 माइनस भी कर दो, 25 इधर से ला सकता है। 25 आप आराम से स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। 25 स्कोर कर लिया, अभी लग रहा है कि बहुत 25 बहुत कम है, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो पता चल जाएगा। तो 25 भी अगर ला दिया उधर से, और आपको 20 अच्छे से आप परफॉर्म किया प्रैक्टिकल वगैरह, तो आपको आराम से 45 आराम से पास हो जाएगा। तो जिसने कुछ किया नहीं है साल भर उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, और जो किया है उसको तो अच्छा स्कोर करेगा ही करेगा। लेकिन जिसने कुछ किया नहीं है तो इतना मिनिमम करके आराम से पास हो सकता है अच्छे से, ठीक है। चलो इसके साथ हम वीडियो में एंड कर रहा हूँ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। और ठीक है, इतना तो कर लो, इतना अगर मिनिमम इतना तो करना ही चाहिए कैसा भी। 8 दिन मतलब 8 दिन 2-2 घंटा निकाल लो बीच बीच में, और इसको प्रिपेयर कर लेना। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।